नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार पटेल। तो मैं आज से साइकोलॉजी का नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं। तो जिसमें आज का पहला लेक्चर हमारा है हिस्ट्री एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का इतिहास एवं शैक्षिक मनोविज्ञान। पहला हमारा जो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का इतिहास। यहाँ से करीब 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर बार यूपी टेट या सी टेट के एग्जाम में मिल जाता है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। और इसका इतिहास वहाँ शुरू होता है जब प्राचीन समय के लोग आपस में जब बात कभी करते थे, जो थोड़े पढ़े लिखे होते थे, तो वो सोचते थे कि हमारे विचार और व्यवहार कहाँ से आते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो उपनिषद और हमारा जो गीता है उसमें भी इसकी बात की गई है साइकोलॉजी की। यह एक दर्शन शास्त्र से ही यह हमारा विषय निकला हुआ है। जैसे बहुत सारे उससे सब्जेक्ट निकले, हमारा हिस्ट्री भी वहीं से निकला है, हमारा साइंस भी वहीं से निकला है, हमारा मैथ भी वहीं से निकला है। अधिकतर सब्जेक्ट हमारे दर्शन शास्त्र से ही निकले हैं। ग्रीक दार्शनिक जो थे पहले, उनका जो मानना था कि जो हमारा ज्ञान है यह जन्मजात है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो अपना ज्ञान लेकर पैदा होता है, जबकि अरस्तु कहते थे ज्ञान अनुभव से आता है। लोग सोचने लगे, आपस में विचार करने लगे दार्शनिक, तो पहले इस फिलॉसफी से निकला हमारा जो मनोविज्ञान, तो उसको लोग कहने लगे आत्मा का विज्ञान, जो होता है साइंस ऑफ सोल। सोचते थे कि ये आत्मा भी है, लेकिन इसका क्रिटिसिज्म यह था कि हम इसको कैसे लोगों को बताएंगे कि या लैब में कैसे एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। और फिर इसके बाद कुछ और दार्शनिक आए या फिर हमारे कुछ और विचारक आए, तो उन्होंने इसे कहा कि यह हमारा है चेतना का विज्ञान। 19वीं सदी आई, तब इसे कुछ जो हमारे विचारक थे उन्होंने कहा कि हम इसे कहेंगे मन का विज्ञान, यानी साइंस ऑफ माइंड। फिर यही मन का विज्ञान आगे चल के हमारा बना साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान। यह साइकोलॉजी आते आते 20th सेंचुरी आ गई। जब हम 20वीं सेंचुरी के पास आए तो हमारा मन का विज्ञान हुआ। जो मनोविज्ञान है हमारा, यह जन्म कहाँ से लिया? यह एक जर्मन शब्द से लिया गया है। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है साइकी और एक हमारा है लोगस। जहाँ साइकी का मतलब है मन और वहीं लोगस का मतलब है अध्ययन या ज्ञान। अध्ययन से यानी विज्ञान को भी हम जोड़ सकते हैं, तो इसीलिए मन का विज्ञान हुआ। प्रेजेंट टाइम में जो हमारा यही मनोविज्ञान है, इसको जो नए दार्शनिक आए या जो भी हमारे साइकोलॉजिस्ट आए, उसको उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में भी हम जानते हैं। इसका क्या नाम रखा है उन्होंने, उसे ये लोग कहते हैं कि साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान ही हमारा क्या है? मनोविज्ञान। कि साइकोलॉजी क्या है, अगर कोई आपसे पूछता है तो हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान ही हमारा क्या है? मनोविज्ञान। अब आते हैं इसके बाद मॉडर्न साइकोलॉजी पर। पहले 19वीं सदी तक मनोविज्ञान केवल दार्शनिक चर्चाओं तक ही सीमित था। 19वीं सदी खत्म होने वाला था, मतलब 1879 के आसपास। तब उस समय के एक हमारे साइकोलॉजिस्ट थे विल्हेम वुंट। इन्होंने कहा कि अगर हमें साइकोलॉजी को समझना है, यानी मन को या तो हमें समझना है, तो हमें वैज्ञानिक तरीके अपनाने होंगे। तो इन्होंने इसके लिए क्या किया, सन 1879 में जर्मनी के लिप्जिग यूनिवर्सिटी में एक लेबोरेटरी खोली, जिसे कहा जाता है कि फर्स्ट साइकोलॉजी लैब खोला। फर्स्ट साइकोलॉजी लैब किसने खोला? विल्हेम वुंट ने। विल्हेम वुंट का मेन मानना था कि अगर हम लैब में अगर कोई चीज सीखेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। और इस मेथड का नाम दिया इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड, आत्मनिरीक्षण विधि। इसमें बेसिकली क्या करता है कि हर व्यक्ति आता है और अपने बारे में जो अनुभव किया रहता है उसको साझा करता है लोगों के साथ। तो यहाँ पे हर व्यक्ति अलग अलग होता था, तो उसके जो अनुभव होते थे और विचार होते थे वो अलग अलग होते थे। यही इसका क्रिटिसिज्म भी था। और आपको मैं बता दूं कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल एंड मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट इन्हीं को कहा जाता है, विल्हेम वुंट को। अब हम पढ़ेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की प्रमुख शाखाएं या समुदाय। यह हम इसमें बेसिकली पढ़ेंगे कि कितने समुदायों ने इसमें योगदान दिया। समय के साथ साथ सभी समुदायों का ग्रुप अलग होता गया और कुछ न कुछ नया जोड़ते गए, जिससे हमारी साइकोलॉजी इंप्रूव होती गई कि हमें साइकोलॉजी बेसिकली क्यों पढ़नी चाहिए। तो हम इसमें है तो वैसे 25-30 स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, लेकिन हम इसमें से बेसिकली 7 ही पढ़ेंगे जो मेन है। तो जिसमें हमारा पहला है स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद, दूसरा हमारा है फंक्शनलिज्म कार्यवाद, तीसरा हमारा है बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद, चौथा हमारा है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान इसको कहते हैं, पांचवा हमारा है साइको एनालिसिस यानी मनोविश्लेषण, छठा हमारा है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी मानवतावाद, सातवां है कॉग्निटिव साइकोलॉजी यानी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। हम इन सब के बारे में थोड़ा
थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद इसमें जो भी हमारे साइकोलॉजिस्ट आएंगे उनके बारे में और उनकी थ्योरी को अलग से हम पढ़ेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी में जब हम शुरू करेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं। पहला हमारा स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद। तो संरचनावाद इसकी नींव किन्होंने रखी थी? इसके फाउंडर हैं विल्हेम वुंट। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा भी था। यही है मॉडर्न हमारे साइकोलॉजिस्ट। फॉलोअर जो साइकोलॉजिस्ट है एडवर्ड टीचनर, इस संरचनावाद को और आगे तक ले गए। तो विल्हेम वुंट, इनका कहना था कि जो हमारा मन होता है छोटे छोटे तत्वों से बना है, जिसमें सेंसेशन, परसेप्शन, फीलिंग से बना होता है। सेंसेशन मतलब किसी चीज़ को महसूस करना, परसेप्शन होता है कि कहीं पर क्या हो रहा है, क्या इसके पीछे रीजन होगा, जो हम अपना परसेप्शन लगा लेते हैं, यानी लॉजिक लगा लेते हैं। और फीलिंग कि हम उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, हमसे कैसे जुड़ा हुआ है, इसके बारे में। इनका मेन जो मेथड था इंट्रोस्पेक्शन मेथड, आत्मनिरीक्षण, मतलब कि आप अपने बारे में खुद से बताएंगे कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या अनुभव किए हैं। इसमें जो इनका एक क्रिटिसिज्म था, यह एक सब्जेक्टिव था। हर व्यक्ति अलग अनुभव बताता था, तो इससे डेटा किसी चीज को समझना मुश्किल हो रहा था। जैसे एक गुलाब का फूल है, जब इसके बारे में आपको दिया जाएगा तो आप इसको पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि ये किस रंग का है और फिर इसमें से खुशबू कैसी आ रही है और यह किसने आपको दिया है या आप किसको देने वाले हैं। तो यह एक तरह का छोटे छोटे पार्टों को लेकर बन जाता है। या फिर जैसे भी हम बता सकते हैं कि एक बिल्डिंग की इमारत है, उसमें छोटे छोटे ईंटों को जोड़कर वो बिल्डिंग बनती है, इसीलिए इसका नाम स्ट्रक्चरलिज्म पड़ा है। हमारा मन जो है छोटे छोटे तत्वों से बना है। इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, आप चाहे तो एग्जाम ट्रिक के लिए इसको याद करते हैं। उंट इक्वल टू कह सकते हो लैब प्लस इंट्रोस्पेक्शन प्लस स्ट्रक्चरलिज्म। यह एक शॉर्ट फॉर्म है कि इनका स्ट्रक्चरलिज्म जो है स्कूल है और इसमें जो मेथड यूज करते हैं इंट्रोस्पेक्शन यूज करते हैं। और इन्होंने इसमें लैब क्यों है, अभी मैंने बताया था इससे पहले मॉडर्न साइकोलॉजी में कि इन्होंने फर्स्ट लैब ओपन की थी साइकोलॉजी की, और इन्हीं को एक्सपेरिमेंटल एंड मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। अब दूसरा चलिए टॉपिक शुरू करते हैं, फंक्शनलिज्म यानी कार्यवाद। हमारा दूसरा स्कूल है कार्यवाद। इसके फाउंडर हैं विलियम जेम्स, जो यूएसए अमेरिका से आते हैं। और इनका कहना, मेन आइडिया था कि मन का काम क्या है, मनुष्य कैसे सीखता है, वातावरण में कैसे एडजस्ट करता है। यहाँ पे इनका मेन फोकस था माइंड का काम, कि अनुभव से सीखना और जीवन के लिए एडजस्ट करना। मतलब ना हमारे साथ हो जाए तो हम उससे अनुभव जो प्राप्त करते हैं हम उसी से सीख। और मेन इसका ट्रिक है कि जेम्स बराबर, मतलब कह सकते हो कि फंक्शन प्लस सर्वाइवल, मतलब आप अनुभव से सीख के सरवाइव करते थे। और इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं इस फंक्शन का, तो अभी आज के समय में जैसे आप जब कभी पहली बार चाय पिए होंगे तो आपका जीभ जल गया होगा, फिर धीरे धीरे वो आपके माइंड में याद हो गया अनुभव की चाय को आराम से कैसे पीना है। अब तीसरा देख बिहेवियर, व्यवहारवाद, और इसके फाउंडर हैं जॉन बी वॉटसन। बाद में इसको स्किनर ने और आगे बढ़ाया बिहेवियर को, और एक समय तो हमारे शिक्षा में यही चलता था व्यवहारवाद। इसका जो मेन आइडिया था कि केवल देखे जाने वाला व्यवहार ही मनोविज्ञान है। इसमें इन्होंने इसकी परिभाषा बताई मनोविज्ञान की, कि जो दिखे व्यवहार वही हमारा क्या है, मनोविज्ञान है। इसमें जो इसका फार्मूला था स्टिमुलस और रिस्पांस, यानी कि उत्तेजना और प्रतिक्रिया। स्टिमुलस में, उत्तेजना में होती है कि कोई संकेत देने पर कोई चीज कैसे प्रतिक्रिया दे रही है, उसी पे बेचते हैं। जैसे डॉक्टर होता है, अगर वो घंटी बजाता है तब पेशेंट अगला अंदर आता है, उसी तरह से ये काम करता है। मतलब कोई एक हम नोटेशन रख देंगे, उस नोटेशन के होने पर एक क्रिया होगी। अब इसका फोकस जो था लर्निंग थ्रू कंडीशनिंग, इसमें जी कंडीशनिंग की स्पेलिंग से जी थोड़ा सा मिस स्पेल हो गया है, उसे आप लोग सही कर लीजिएगा। तो लर्निंग थ्रू कंडीशनिंग मतलब कि कंडीशन के साथ इसमें पढ़ाना होगा। तो इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर कोई बच्चा अच्छा कर रहा है आपकी क्लास में, तो आपने उसे क्या दिया, कुछ प्राइज दे दिया, मेडल दे दिया, तो और एक्टिव होके आपकी क्लास में पढ़ेगा और अच्छा करने की कोशिश करेगा। और इसका जो शॉर्टकट है इसे कहते हैं ओनली बिहेवियर को देखकर यहाँ पे लिखा ही है, और SNR का मतलब होता है स्टिमुलस रिस्पांस। अब चौथा आते हैं हम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान क्या है हमारा, इसके फाउंडर है मैक्स वर्दिमर कोहलर और कोफका। इसके फाउंडर एक्चुअली वर्दिमर हैं, ये मैं आपको बता दूं। कोहलर और कोफका इसको ये फॉलोअर हैं, इसको आगे तक ले गए। जब भी आपसे एग्जाम में पूछेगा तो जो मैंने पहला नाम लिखा है फाउंडर में, उस स्कूल के फाउंडर
वही होते हैं। इसमें है मैक्स वर्दिमर, और इसका मेन आइडिया क्या था कि मनुष्य अनुभव को छोटे टुकड़ों में नहीं बल्कि एक संपूर्ण रूप में देखता है। इन्होंने मनोविज्ञान की परिभाषा दी कि छोटे टुकड़ों को न समझ के बड़े बड़े टुकड़ों को देख। पूरी कहानी में क्या धारणा आई है ये उसके ऊपर बात करते थे। जैसे यही वीडियो आप देख रहे हैं, तो ये जब शूट हुई होगी वीडियो, तो इसमें बहुत सारे फोटो होंगे, मतलब पर सेकेंड आपको कम से कम 24 फोटो या 30 फोटो दिखाते, तो एक चलते हुए क्रिया में दिखाते। ऐसे ही गेस्टाल्ट में क्या है कि हम छोटे टुकड़ों को नहीं बल्कि एक संपूर्ण रूप में देखते हैं। इसकी मेन फोकस थी परसेप्शन की, हमें क्या दिखाई दे रहा है। अगला हमारा स्कूल है साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषण। इसके फाउंडर हैं सिगमंड फ्रायड। यह बहुत फेमस नाम है, इनके बारे में हम बहुत पढ़ेंगे अभी। यहाँ पे बस इस स्कूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। साइको एनालिसिस मनोविश्लेषण के फाउंडर कौन है? सिगमंड फ्रायड। इनका कहना यह था कि जो हमारा व्यवहार ज्यादातर अनकॉन्शियस माइंड में, यानी कि अचेतन मन, यहाँ पे अवचेतन लिख दिया गया, ये अचेतन मन होना चाहिए, तो अचेतन मन से नियंत्रित होता है हमारा व्यवहार। और इन्होंने 3 बातें बताई पर्सनालिटी में भी। जो व्यक्ति होता है उसकी 3 पर्सनालिटी हो सकती है, ईड, ईगो और सुपर ईगो। इससे क्वेश्चन आते हैं, ये चीज याद रखना। इसके बारे में हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे। अब ईड, ईगो और सुपर ईगो क्या है, हम इसके बारे में बता देते हैं आपको। जैसे एक बच्चा है और मिठाई रखा और उसकी माँ है, ऐसा पिक्चर आप सोचिए अपने मन में। अब बच्चा क्या सोचता है कि माँ कुछ कर रही है, मैं चोरी से मिठाई खा लूं। यह उसका क्या है? ईड, मतलब इसकी ये इच्छा है, ईड हो गया यही। वो मिठाई खाना चाहता है, लेकिन माँ उसको मिठाई खाने से मना करती है। ये हो गया सुपर ईगो, यानी उसकी नैतिकता टाइप की हो गई। अब लेकिन बच्चा के ईगो में बात आ गई। ईगो का मतलब ये हुआ उसको कि बच्चा साहब मिठाई मुझे चाहिए, भले ही क्यों ना थोड़ी सी मिले। तो ईड, ईगो और सुपर ईगो आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें मेथड होता है ड्रीम एनालिसिस करता है, और फ्री एसोसिएशन और हिप्नोसिस, ये सब नाम आपने सुना होगा। बस मेथड जानिए, इनके बारे में डिटेल में बात होगी अभी हमारे। इसका जो ट्रिक है शॉर्टकट, फ्रायड मतलब ड्रीम प्लस अनकॉन्शियस प्लस ईड, ईगो, सुपर ईगो। अब अगला हम पढ़ेंगे 6वां, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, मानवतावाद मनोविज्ञान। इसके बारे में हम बताएं, इसके फाउंडर हैं अब्राहम मैस्लो और इसके फॉलोअर थे कार्ल रोजर्स, जो इनको और आगे तक ले गए। इसका मेन आइडिया जो था, या मेन आइडिया इनका था कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा होता है, उसका मुख्य लक्ष्य है सेल्फ डेवलपमेंट। आपने कभी कभी अपने अंदर भी यह महसूस किया होगा कि आप अच्छा बनना चाह रहे होंगे और आपका मुख्य लक्ष्य होगा अपने डेवलपमेंट के प्रति पहले एक समय पे। जैसे मैस्लो का जो नीड हायरार्की है, उसके 5 स्टेप्स हैं। पहले इंसान क्या सोचता है? पहला इंसान सेल्फ डेवलपमेंट के लिए सोचता है शारीरिक आवश्यकताएं हमारी पूरी हो जाएं, फूड और वाटर, जो भी चीजें खाने की चीजें पूरी हो जाएं। फिर उसके बाद हमारा आता है सेफ्टी, कि हम अब सुरक्षित रहें। इसके लिए इंसान घर बनाता है और अपने कुछ नियम बनाता है, उस हिसाब से अपने को सुरक्षाएं लेता है। फिर तीसरा आता है प्रेम और संबंध, कि हमारे हमको जानने वाले हों और हमारे रिलेटिव्स और हमारे बारे में सोचने वाले और हम उनके बारे में सोचने वाले, इसके बारे में सोचता है। चौथा फिर आता है स्टीम, यानी सम्मान, कि अब उसको सम्मान भी चाहिए। वो जो काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो उसको सम्मान चाहिए। फिर 5वां हमारा आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म सिद्धि। मतलब अब लास्ट में वो सोचता है कि मैं इतना ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लूं कि आत्म सिद्धि मुझे हो जाए। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर बच्चा भूखा है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अगर उसकी जरूरतों के हिसाब से उसे खाना मिल जाएगा, तो फिर उससे आप चाहे जो काम करा सकते हैं, और जरूरतें पूरी होंगी तभी आत्म विकास संभव है। इस ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी यानी मानवतावाद मनोविज्ञान है, उसकी मेन भाव यही है कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा है, उसका मुख्य लक्ष्य है सेल्फ डेवलपमेंट। मैस्लो के नीड हायरार्की के बारे में हम और पढ़ेंगे आगे चल। और इसका शॉर्टकट ट्रिक है हमारा, ह्यूमैनिज्म को क्या चाहिए? नीड प्लस सेल्फ डेवलपमेंट। उसकी बेसिक नीडें पूरी होंगी, फिर वो अपने आप को डेवलप करता जाएगा जैसे जैसे स्टेप बढ़ेगा। 7वां हमारा है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। इसके फाउंडर हैं अल्ट्रिक नेसियर। इन्होंने 1967 में यह कॉग्निटिव साइकोलॉजी टर्म यूज किया था, इसलिए इनको इसका नाइजर, इसे वैसे पढ़ते हैं, मैं बता दूं नाइजर है लिखा। अब इनका मेन आइडिया क्या था कि बिहेवियरिज्म ने केवल बाहरी व्यवहार देखा, जो भी हमारा बिहेवियरिज्म में भी स्कूल हमने पढ़ा उसके बारे में बता रहे कि उन्होंने केवल बाहरी ज्ञान देखा। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ने मानसिक प्रक्रियाओं यानी मेंटल प्रोसेस को भी देखा, जिसमें थिंकिंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग पर ध्यान देते हैं। थिंकिंग मतलब कि विचार करते हैं, मेमोरी मतलब कोई काम है उनको याद है, जैसे कि मैंने ऐसे किया था,
प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब कोई समस्या है उसका समाधान करके डिसीजन मेकिंग कि हमें इस स्टेप पर अब क्या डिसीजन लेना चाहिए, इसके बारे पे ज़्यादा जोर दिया है। और इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण आते हैं कंट्रीब्यूटर्स या फिर जो फॉलोअर हैं इनके, जीन पियाजे, जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की है, और इनके बारे में हम एक लेक्चर पूरा पढ़ेंगे या 2 लेक्चर पढ़ेंगे। और इसमें जेरम ब्रूनर भी आते हैं, डिस्कवरी लर्निंग की मतलब खोज विधि के, जिन्होंने की थी कि खोज विधि से भी पढ़ाई हो सकती है। तो ये दोनों ही जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं बहुत नामचीन हैं, और इनके बारे में क्वेश्चन या इनके यहाँ से बहुत सारे आते हैं। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी यानी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान स्कूल्स के फाउंडर हमारे हैं अल्रिक नाइजर, और इसमें बेसिकली होता है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ने इसको मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में बताया, यानी मेंटल प्रोसेस के बारे में कि कैसे काम करता है हमारा। पहले थिंकिंग होता है, मेमोरी होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर डिसीजन मेकिंग। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में समझें तो बच्चा गणित की समस्या हल करता है, ठीक ना। जब बच्चा गणित की समस्या हल करता है तो वह सोचता है पहले, फिर उसके मेमोरी में याद आता है कि हमने इस सवाल में ऐसे किया था, तब फिर इसको हम ऐसे करते हैं। वो मेमोरी से वहां से आता है, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, फिर डिसीजन लेता है कि इसमें और क्या हो सकता है, या मैं क्या डिसीजन लूँ कि जिससे और आसानी से हो जाए। तो इसका जो ट्रिक है कॉग्निटिव में थिंकिंग प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यह हमारे थे सातों स्कूल। अब आइए देखते हैं हमारा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ी। शैक्षिक मनोविज्ञान, पहले तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी। मनोविज्ञान वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसका मतलब है सीखने और सिखाने के लिए आई है मनोवैज्ञानिक, ठीक। किसको सीखने सिखाने के लिए ज़्यादा, बच्चों के विकास, प्रेरणा, व्यवहार, कठिनाइयों और सीखने की विधियों को समझाने के लिए कि हम उसको समझ के और उसे अच्छे से बता सके बच्चों को, और उनका विकास अच्छे से हो सके। और ये टीचर के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। टीचर के लिए महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में देखिए, बाल विकास को समझना कि हर बच्चे की उम्र और क्षमता के अनुसार पढ़ना कि कौन सी उम्र में बच्चा क्या सोच रहा होगा। अगर हम इस साइकोलॉजी को पढ़े रहेंगे तो आसानी से गेस कर सकते हैं कि बच्चा का मेंटल लेवल क्या है और वह क्या सोचता होगा, उसके लिए क्या जरूरी होगा। हम इसका अंदाजा लगा के उसके हिसाब से अपनी मतलब पढ़ाने की विधि को आगे लगा सकते हैं कि हम कौन सी मेथड यूज कर सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया समझना कि बच्चा कैसे सीख रहा है, जैसे पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत या स्किनर का व्यवहार वाला सिद्धांत हम लगाए बच्चे के साथ उसको सिखाने के लिए। कक्षा प्रबंधन की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए कि हम कक्षा को कैसे कंट्रोल करेंगे, मैनेज करेंगे कि हमारा कक्षा और अच्छे से चले और उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों मतलब अधिगम को प्राप्त करें। और व्यक्तिगत भिन्नताएं, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, सबकी पढ़ाई एक जैसी नहीं दी जा सकती, तो उनके लिए भी साइकोलॉजी की जरूरत है। और फिर मूल्यांकन, असेसमेंट, कौन कितना सीख पाया यह समझने के लिए भी हमें मनोविज्ञान की जरूरत पड़ती है। साथ में प्रमुख सिद्धांत हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर जो हमारे होते हैं, तो हम इसको आगे आने वाले लेक्चरों में पढ़ेंगे। जैसे हमारा पहला सिद्धांत होगा पियाजे के ऊपर। पियाजे जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिए हम उसको पढ़ेंगे। वाइगोत्स्की का जेडपीडी पढ़ेंगे, फिर थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर पढ़ेंगे, स्किनर का ऑपरेशन कंडीशनिंग पढ़ेंगे, पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ेंगे, और ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्ट को 3 स्तरों में जैसे बांटा गया, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और व्यवहारिक। यहाँ तक यह मेरा पहला लेक्चर था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।